दे सकते हैं, बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। देन ब्रेन ड्रेन इन यूरोप, तो सिर्फ ब्रेन ड्रेन इंडिया के अंदर ही नहीं हो रहा, यहाँ से ही सिर्फ लोग बाहर नहीं जा रहे, इवन यूरोपियंस आर फेसिंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। देखेंगे कैसे वो लोग फेस कर रहे हैं। देन इंडिया नेपाल रिलेशंस। सो ये हमारे ब्रॉड टॉपिक होंगे, इसके अलावा पूरे अखबार में क्या आया है उसको भी हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। सो लेट्स start this particular session here. So the headline is Armed Force Special Power Act. It is back in the 6 violence hit areas of Manipur. पूरे स्टेट में ये नहीं लगाया है, 6 डिस्ट्रिक्ट्स में आप बोल सकते हो इनको लगाया गया है। तो एक चीज आपको समझनी होगी यहाँ पे कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के अंडर एक्शन किस तरीके से लिया जाता है, वो सबसे पहला पॉइंट है जो पहले हमें समझना है। स्टेट गवर्नमेंट प्राइमरीली इट मींस गवर्नर ऑफ द स्टेट, ओके, या आपकी यूनियन गवर्नमेंट, वो किसी डिस्ट्रिक्ट को या पूरे स्टेट को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर सकता है अंडर सेक्शन 3 ऑफ आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। तो सबसे पहली चीज है सेक्शन 3 के अंदर आप इसको डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद आर्मी के पास वहां पे जो है कुछ एडिशनल पावर्स आ जाती हैं। सो दैट इज व्हाट द होल डिटेल इज। नाउ अपार्ट फ्रॉम मणिपुर, काफी दूसरे जो ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे डिस्टर्बेंस थोड़ी बहुत रही है, वहां पे आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ एक स्टेट्स हैं जहां पे मणिपुर के अलावा भी आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लगा हुआ है। सो दैट इज समथिंग दैट यू कैन सी। ओके, तो असम के अंदर आप देख सकते हैं लगा हुआ था, लेकिन टाइम टू टाइम इसे लिफ्ट कर दिया जाता है। मणिपुर के अंदर भी यहाँ पे इसको पहले लिफ्ट कर दिया गया था, बट अगेन नाउ इट इज बैक। ओके, अब वापस आ गया है यहाँ पे। नागालैंड के अंदर कहीं पर डिस्टर्बेंस है, वहां पे जो है इसको दोबारा लगाया गया है। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। अब इसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि भी ऐसा हो क्या रहा है वहां पे। वी नो दैट वायलेंस इज गोइंग ऑन, वहां पे वायलेंस रुक नहीं रहा है। अब देखिए, जब आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लगता है, इसका एक साइकोलॉजिकल जो है वो इम्पैक्ट भी है, एक फियर भी होता है लोगों के दिमाग में। ओके, तो वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा जो है जो पीस की तरफ लेके जाएगा। अभी तो वहां पे सिचुएशन बहुत खराब है, वन कम्युनिटी इज टारगेटिंग द अदर वन। तो उस सिचुएशन को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट हेल्प आउट करेगा। अब किन डिस्ट्रिक्ट्स में लगा है? सिकमई, लमाए, जेरबम, मोरैंग, लिमेकोंग, इन डिस्ट्रिक्ट्स में इसको लगाया गया है। इससे पहले भी ये लगा था, मैंने बताया था, लेकिन 2022 में इसको विड्रॉ कर लिया गया था। तो अब जो मेजर डिबेट आती है, देखिए, जब आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लगता है तो इसके अंदर आर्मी को थोड़ी स्पेशल पावर्स मिलती हैं, बिकॉज ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन को डील करने के लिए होता है। नॉर्मली लोग शांति से जिए तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ऐसी हो गई, वायलेंस इतना ज्यादा हो गया कि इसको लगाना पड़ा। अब देखिए इसके अंदर प्रोविजंस क्या हैं। सेक्शन 4, इट एम्पावर्स सिक्योरिटी फोर्सेस टू यूज फोर्स इवन टू द पॉइंट ऑफ कॉजिंग डेथ। डेथ भी करने के लिए आप गोली चला सकते हैं वो, और वहां पे लीगल इम्यूनिटी मिल जाती है आर्म्ड फोर्सेस को, मतलब कोई एफआईआर, कोई केस उस तरीके से रजिस्टर नहीं किया जाएगा। आप किसी को भी यहाँ पे अरेस्ट कर सकते हैं बिना वारंट के। आप सर्च ऑपरेशन चला सकते हैं, किसी के भी घर में जाके आप सर्च कर सकते हैं। वो सारी पावर आर्म्ड फोर्सेस को मिल जाती है, कहीं पे किसी से वारंट लेने की जरूरत नहीं है। दैट इज द पॉइंट हियर। अब देखिए, अब आपने मिलिट्री ऑफिसर को इतनी सारी पावर दे दी विद नो अकाउंटेबिलिटी। हाँ, थोड़े बहुत सेफ्टी सेफगार्ड्स हैं, वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो इसीलिए एलिगेशन लगते हैं कि इसमें ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है, एंड डेफिनेटली ह्यूमन राइट्स का वायलेशन तो है कि कोई आपको कभी भी कहीं पे भी पकड़ सकता है। दैट इज द पॉइंट द होल आफ्सपा इज अबाउट। अब जो इसमें की पॉइंट समझना है, देखिए, सेफ्टी फीचर्स कहीं ना कहीं गाइडलाइंस हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस आप बोल सकते हो, वैसे भी आर्म फोर्सेस वो गाइडलाइंस मानती हैं कि पहले गोली मारने से पहले आपको वार्निंग देनी पड़ेगी। ठीक, बिफोर फायरिंग यू हैव टू गिव वार्निंग। लेकिन देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि ग्राउंड पे देखने को मिले। ठीक है, और नॉर्मली भी जो है फोर्सेस जब काम करती हैं तो वार्निंग तो वो देती हैं, लेकिन बट दिस सिचुएशन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, दैट्स व्हाई दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर इज गिवन। अब यहाँ पे एक्टिविस्ट का कुछ एक कंसर्न पास्ट में भी रहा है, उन्होंने कहा कि भाई कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है यहाँ पे, और फोर्सेस एक्सेसिव यूज करती हैं फोर्स का, बिल्कुल कहीं केसेस हमने ऐसे देखे हैं। सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू है, उन्होंने कहा भी ह्यूमैनिटेरियन लॉ आप लेके आइए। ठीक है, सिक्योरिटी इंपेरेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आस पास जरूरी भी है,
बिकॉज ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, वहां पे सिविल वॉर टाइप आप मान सकते हो कि एक कम्युनिटी दूसरे को टारगेट कर रही है, तो शांति लाने के लिए एडिशनल पावर्स देने की जरूरत है। अदरवाइज सोचिए, आपके फोर्सेस आपके लिए लड़ रहे हैं और वो केस में लटके रहेंगे, अगर आप उनको ये थोड़ी इम्यूनिटी नहीं देंगे, लीगल इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, तो वो तो पुलिस और केस के चक्कर में लगे रहेंगे, हर चीज के पीछे एफआईआर हुआ करेगी। तो वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए ये प्रोविजन डाला गया था। अब बैलेंस आउट करना है, कैसे बैलेंस करेंगे? देखिए, रेड्डी कमीशन आया था, सरकार ने एक कमीशन बनाया था जिसको रेड्डी कमीशन जाना जाता है। रेड्डी कमीशन ने ये कहा है कि ये जो आफ्स्पा है, इसका अब एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आ गया है, तो इसको रिमूव कर देना चाहिए। ठीक है, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को रिमूव कर देना चाहिए। और साथ साथ उन्होंने कहा जो इसके प्रोविजंस हैं, उन्होंने ये बड़ा स्मार्टली चीज बताई, उन्होंने कहा कि प्रोविजंस मत हटाओ, प्रोविजंस कैसे आप लागू करो, एक नया कानून लेके आइए, पब्लिक सेफ्टी एक्ट। ओके, उस पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के प्रोविजन डाल दो कि फोर्सेस को एडिशनल पावर दे रखी है वगैरह वगैरह। दैट इज समथिंग दैट वी कैन थिंक अबाउट। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम यहाँ पे लेके जा सकते हैं, और ये आपको ओवरऑल चीज याद भी रखनी है। अब देखिए, इसके ऊपर क्वेश्चन किस टाइप का पूछा है, ये मेंस 2015 का सवाल है। क्वेश्चन था, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कॉन्स्टेंटली हाईलाइट द फैक्ट दैट आफ्स्पा इज अ ड्रैकोनियन एक्ट। ओके, what sections of AFSPA are opposed by activists? Critically evaluate the requirement with reference to the view by apex court. अब एक चीज आपको समझ में आ गई, आप इसके अंदर लिख लेंगे कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो जाता है। ठीक है, तो कुछ एक कॉमन पॉइंट्स हैं, हमने देखा है कि फेक एनकाउंटर्स भी हो जाते हैं। अब फेक एनकाउंटर्स और इन सब चीजों को तो डेफिनेटली रोकना होगा, इसको तो आपको रोकना ही है, कोई इसमें डाउट नहीं है। दूसरी चीज आप समझिए, हमारे यहाँ पे वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी। ओके, हम पुलिस स्टेट में नहीं रह रहे हैं। एक यहाँ पे पुलिस स्टेट का कंसेप्ट होता है, पुलिस स्टेट ब्रिटिशर्स जो है वो बोलते थे कि ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर राज करते हैं, वो पुलिस स्टेट था। पुलिस स्टेट वो होता है जहां पे चीजों को कंट्रोल करके रखा जाए। तो आफ्स्पा आप मान के चलिए कुछ वैसा ही है। तो वी आर नॉट लिविंग इन अ पुलिस स्टेट, दैट इज वन थिंग वी हैव टू बी क्लियर अबाउट। हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। किस काम की फ्रीडम, अगर इंडिपेंडेंसी देनी, इस तरीके की इंडिपेंडेंस देनी थी, तो आप इस चीज को समझिए। दूसरा पहलू आपको इसमें ये मानना पड़ेगा, जो हमारे यहाँ पे डिबेट में आएगा, कि भाई जितना हो सके अवॉइड कीजिए, इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट इन ऑल द स्टेट्स, पूरे स्टेट के ऊपर लगाने की बजाय इसको सिर्फ एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट वाइज लगाया जाए। तो यहाँ पे भी मणिपुर में सिर्फ 6 डिस्ट्रिक्ट्स में इसे लगाया गया, पूरे मणिपुर में इसे नहीं लगाया गया। लेकिन पास्ट में क्या टेंडेंसी होती थी, हम पूरे के पूरे स्टेट में इसे लगा देते थे और उससे फिर नुकसान होता था। तो दैट इज समथिंग दैट वी हैव। अच्छा, अब दूसरा, रेड्डी कमीशन ने जो रिकमेंड किया है, आप उसके रिकमेंडेशंस को लेके चल सकते हैं, दैट इज समथिंग दैट यू कैन कीप। और वो वाकई बहुत इफेक्टिव रिकमेंडेशन है जिसको हमें लागू करना चाहिए। ओके, तो ये ओवरऑल पिक्चर है इसकी। अब देखो, मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ, आर्म्ड फोर्सेस का क्या इसके अंदर स्टैंड है। तो एक्स वाइस आर्मी चीफ राज कात्यान, ठीक, ये फौजी हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि भी इफ वी रिमूव इट, अगर आफ्स्पा हम हटा देते हैं, प्रॉब्लम आती है री इम्पोजिशन के अंदर, क्योंकि री इम्पोज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, पब्लिक पसंद नहीं करती है फिर। तो अभी मणिपुर का केस देखेंगे तो पिछले 2 साल से तो वहां पे हटा हुआ था, 2022 में रिमूव कर रखा था। लेकिन अब हमने देखा कि यहाँ पे 2 साल के अंदर वायलेंस किस सिचुएशन में चल रहा है। अब आप खुद ब खुद देखिए, ये वायलेंस अब से नहीं चल रहा है, ये अप्रैल से चल रहा है। इट्स बीन 8 months दैट दिस वायलेंस इज गोइंग ऑन। तो सिचुएशन समझ के इसको दोबारा री इम्पोज करना पड़ा ना। और री इम्पोजिशन इज नॉट गोइंग टू बी दैट स्मूथ। पब्लिक को बिना रिस्ट्रिक्शन के रहने की आदत पड़ जाती है, और उसके बाद जब आप उसको दोबारा री इम्पोज करेंगे, तो दैट इज गोइंग टू पुट अप अ चैलेंज फॉर यू। सो अब देखते हैं कैसे इसको लागू करना है। तो बड़ा बैलेंस आउट आपको करना पड़ेगा, जितना हो सके आफ्स्पा को अवॉइड कीजिए, बट द पॉइंट इज दिस, एट द एंड लॉ एंड ऑर्डर तो हमें लागू करना ही है, तो उसके लिए ये जरूरी है। तो आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, और क्या खबर है देखिए, एक्सपोर्ट रिबाउंड बट इंपोर्ट बिल्स हिट द रिकॉर्ड। ओके, तो एक चीज अच्छी है, अनएक्सपेक्टेड है। देखो, अनएक्सपेक्टेड तो क्या मतलब, हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने अच्छा काम ही किया होगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ इसके अंदर, देखिए, अभी जो ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है इज नॉट दैट ग्रेट। ओके, ग्लोबली अगर आप देखें, इकोनॉमी इज डाउन,
ये वर्ल्ड बैंक भी बोल रहा है, सभी लोग कह रहे हैं कि उतने अच्छा इस टाइप का नहीं चल रहा है। तो ऐसे में अगर आप यहाँ पे एक ऐसा ब्राइट स्पॉट बन के आए और जहां दुनिया की इकोनॉमी स्ट्रगल करें वहां पे इंडियन इकोनॉमी बढ़े और एक्सपोर्ट हमारा अच्छा हो, तो देयर इज नो देयर इज नथिंग बेटर देन दैट। अब दूसरा पहलू इसके अंदर एक और अच्छी चीज इसमें बताइए, देखिए इन्होंने कहा किस इंडस्ट्री के अंदर हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है। एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है टेक्सटाइल में। ओके, टेक्सटाइल में थोड़ा अच्छा हमें रिजल्ट देखने को मिला है। देन यू कैन टॉक अबाउट एग्रीकल्चर, एग्री प्रोडक्ट्स, उसके अंदर हमें रिजल्ट देखने को मिला है। ठीक है, और राइस वो अच्छा एक्सपोर्ट हुआ है, केमिकल्स वो अच्छे एक्सपोर्ट हुए हैं। तो जब राइस और टेक्सटाइल जैसे आइटम्स आप बोल सकते हैं कि वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव एक्टिविटीज हैं। मतलब इस वजह से इंडिया में जॉब्स क्रिएट हुई होंगी। दैट इज व्हाट द आइडिया इज। ओके, तो उस एंगल से ये बहुत अच्छा है, बट एट द एंड ऑफ द डे इतना सफिशिएंट नहीं है। लुक एट द साइज ऑफ द कंट्री, वी आर क्वाइट अ बिगर साइज, वी हैव टू डू मोर, इसको और भी करने की जरूरत है, और हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लेके आने की जरूरत है। साथ साथ दे आर हाईलाइटिंग अबाउट अनदर पॉइंट, दे आर सेइंग दैट हमारा इंपोर्ट भी इंक्रीज हुआ है। अब इंपोर्ट प्राइमरीली कहाँ पे इंक्रीज हुआ होगा? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अंदर। ओके, तो ये आप समझ लीजिए। अब इसको भी आप पॉजिटिव लाइट में देख सकते हो कि हम लोग ज्यादा एक तरीके से ऑयल कंज्यूम कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट ये हमें देखने को मिलता है कि भाई इंडियन इकोनॉमी अच्छी चल रही है। अगर आपकी इकोनॉमी अच्छी ना चले तो आपको ऑयल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इट मीन्स दैट हमारे यहाँ पे ज्यादा जरूरत पड़ रही है हमारे को, हमारे सिस्टम को चलाने के लिए। तो आप देख लीजिए कि भी सिस्टम रनिंग है। दैट इज द बिग आइडिया। तो ये अच्छी चीज है जो यहाँ पे देखने को मिली है। अब अदर देन दैट, इंडिया टू सीक एक्सट्रेडिशन ऑफ डेजिग्नेटेड टेररिस्ट अर्श दल्ला फ्रॉम कनाडा, तो इनको पकड़ा है। तो देखते हैं कैसे एक्सट्रेडिशन होता है, दिस एंड दैट। ओके, नाउ एयर क्वालिटी फॉल्स इन दिल्ली, बैन ऑन कंस्ट्रक्शन फ्रॉम टुडे। तो ये आपको दिल्ली का जो है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान पता होना चाहिए। ये मैकेनिज्म है जिसके थ्रू दिल्ली के अंदर एयर पोल्यूशन को काउंटर करने के लिए हम डिफरेंट स्टेप्स लेते हैं, और यहाँ पे जो स्टेप्स लिया जाता है वो सेवेरिटी ऑफ द पोल्यूशन के अकॉर्डिंग होता है। तो देखिए, जब एयर क्वालिटी आपकी 200 टू 300 हो, तो आप ये सारे स्टेप्स लेंगे। आप सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज रोक देंगे। आप जो है जो व्हीकल्स पुराने हैं आप उनको जो है स्ट्रिक्टली सड़क से हटा देंगे। ये सब एक्शन लिया जाता है। स्टेज 2, जब AQI 301 टू 400 चल रहा है, जो डीजल जनरेटर्स हैं आप उनको हटा देंगे, उनको इमीडिएटली रोक दिया जाएगा। ओके, नॉट अलाउइंग कोल, फायरवुड, तंदूर वगैरह में इस टाइप की चीज आप नहीं कर सकेंगे। तो दैट इज समथिंग वी हैव हियर। स्टेज 3 का जब आता है, जब AQI 401 से 450 हो जाए, अब कंस्ट्रक्शन पे बैन रहेगा यहाँ पे। और इसके साथ साथ आप जो है जो पेट्रोलियम रिलेटेड नॉर्म्स हैं, जैसे इंजन नॉर्म्स हैं BS3 BS4, उसको स्ट्रिक्टली हम लागू करवाते हैं। एंड स्टेज 4 इज सिवियर। अब देखो दिल्ली के अंदर कहने को बात है कि अभी तो स्टेज 3 चल रहा है, लेकिन स्टेज 3 वाले मेजर ना लगा के आप स्टेज जो है 2 वाले मेजर जो है दिल्ली गवर्नमेंट लगा रही है, तो इसलिए कंस्ट्रक्शन वगैरह बैन चल रहा है वहां पे। अच्छा हाँ, एक और भी इन्होंने स्टेप लिया है कि ऑनलाइन क्लासेस फॉर यंगर्स। ओके, स्टेज 3 आते ही आप ऑनलाइन क्लासेस की तरफ जाएंगे यंग स्टूडेंट्स के लिए, छोटे बच्चों के लिए। तो प्राइमरी सेक्शंस के लिए अब उन्होंने छुट्टियां कर दी हैं। दूसरी चीज आप देखिए, स्टेज 4 में आती है जिसके अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और नॉन एसेंशियल बिजनेसेस जो है उनको भी रोक दिया जाएगा। सो ये ओवरऑल ग्रेडेड एक्शन प्लान है जो दिल्ली के लिए लगता है। दैट इज हाउ दिल्ली इज कंट्रोलिंग द पॉल्यूशन। अब आगे चलते हैं यहाँ पे। अदर देन दैट देर इज नथिंग मच, कुछ खास नहीं है यहाँ पे। अब एक इंटरेस्टिंग केस हुआ था, देखिए एक कांग्रेस, राजस्थान के कांग्रेस रिबेल, उन्होंने एक SDM को थप्पड़ मार दिया था। सो दैट वाज समथिंग विच वाज वेरी प्रॉब्लमेटिक। अब उनको अरेस्ट किया गया है। ओके, सो दैट इज हाउ इट इज। और काफी समस्या आने के बाद जो है इनको जो है अरेस्ट किया गया, बहुत ड्रामा हुआ है यहाँ पे। ओके, तो दैट इज द प्रॉब्लम हियर। चलिए, नाउ विल मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अदर देन दैट देर इज नथिंग मच। तो कुछ खास नहीं। SIT टू प्रोव COVID-19 स्कैम। ओके, तो अभी तक कोविड की जो है स्कैम रिलेटेड चीजें चल रही हैं। ठीक है, विल डायरेक्टली मूव टू द नेक्स्ट पार्ट हियर। सीधा चलते हैं मेन न्यूज की तरफ। पॉलिटिकल न्यूज में हम इंटरेस्टेड नहीं है, इलेक्शन
चल रहा है, ठीक है, वो चलता रहेगा। ओके, नो डुअल इको क्लियरेंस फॉर 39 कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्री। तो एनवायरनमेंट जो मिनिस्ट्री है उन्होंने जो है यहाँ पे स्टैंड लिया है। अच्छा, पिनाका रॉकेट सिस्टम को हमने फिर दोबारा सक्सेसफुली टेस्ट किया है, एंड पिनाका इज समथिंग वेयर मल्टीपल कंट्रीज आर इंटरेस्टेड हियर। तो हमने देखा था कि अर्मीनिया भी इसमें इंटरेस्टेड था और साथ साथ फ्रांस भी इसमें इंटरेस्टेड था। तो फ्रांस वाज आल्सो इंटरेस्टेड एंड अर्मीनिया वाज आल्सो इंटरेस्टेड। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि आप इस डेवलपमेंट पे आगे बढ़ रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। पेट्रोलियम, ओके, but not petroleum, sorry, पोटैटो क्रॉप पुशिंग अप प्राइसेस, ऑनियन टोमेटो सब महंगा। अब ये हो रहा है, अब इसके अंदर आपको एक चीज समझना है कि ये ईज आउट हो जाएगा, prices are going to ease out, that is something which is going to happen here। क्यों ऐसा हुआ? अनियन प्राइसेस की स्पेसिफिकली अगर आप बात करें तो बारिश की वजह से हुआ, दूसरी बात दिवाली जो है वो पड़ गई, और मेन जो है हार्वेस्टिंग का टाइम यही था। महाराष्ट्र जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है आपके अनियन का, और नासिक डिस्ट्रिक्ट में जो है तेल सब ये अनियन सबसे ज्यादा जो है हम लोग बनाते हैं, मतलब उगता है। तो इसलिए जो है यहाँ पे अब सिचुएशन ईज आउट हो जाएगी अनियन के पर्सपेक्टिव में। टोमेटो, इट इज होपफुल दैट बाय जनवरी थिंग्स विल ईज आउट। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, डायरेक्टली विल मूव टू दिस पार्ट। अच्छा, बिफोर मूविंग अहेड, हेट स्पीच को लेके कुछ बात करते हैं। देखिए, हेट स्पीच की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? it is not defined what is hate speech। now as it is not defined, प्रॉब्लम आती है यहाँ पे लॉ को इम्प्लीमेंट करने में। तो आपको पता ही नहीं है कि हेट स्पीच किस तरीके से किस बात को माना जाएगा, ये सबसे बड़ी समस्या है। सो इफ वी नो दैट, देन ओनली वी विल बी एबल टू डील विद दिस, तभी हम इसको संभाल पाएंगे। दैट इज द आइडिया। ओके, तो ये बात थी यहाँ पे। अब आगे चलते हैं सीधा एडिटोरियल कंपोनेंट पे। तो लिवरेज, यू कैन से सिमिलैरिटी, कॉम्प्लीमेंटैरिटी इन नाइजीरिया, इंडिया नाइजीरिया रिलेशन। अच्छा, अब एक चीज समझिए, मोदी जी इज गोइंग टू विजिट नाइजीरिया एंड दैट इज गोइंग टू स्ट्रेंथन आवर टाइज, उससे हमारे जो है टाइज अच्छे होंगे। अब इस पे जाने से पहले आपको थोड़ा अफ्रीका को समझना पड़ेगा। देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट अफ्रीका, तो देर आर सम पावर सेंटर्स। पावर सेंटर्स इन द सेंस जहां पे जिनकी इकोनॉमी वहां पे ग्रो कर रही है अच्छी। ओके, वन इज साउथ अफ्रीका, डूइंग फाइन, काफी अच्छा चल रहा है, एंड अदर इज नाइजीरिया। तो इट इज एक्सपेक्टेड दैट नाइजीरिया इज गोइंग टू हैव दैट मिडिल क्लास, जो आज आप मिडिल क्लास इंडिया में देख रहे हो, इस टाइप का सिनेरियो नाइजीरिया के अंदर होगा बाय द एंड ऑफ 21st सेंचुरी। ओके, तो और 21st सेंचुरी के एंड आते आते अफ्रीका एक मेजर डेस्टिनेशन होगा बिजनेस की। जैसे आज एशिया में बिजनेस हो रहा है, उस समय अफ्रीका में बिजनेस होगा, दैट इज द आइडिया। अब ये आप एक बार इसको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखिए, तो इसमें भी वही बात की गई है कि मेंस 2021 का क्वेश्चन है, उन्होंने कहा कि भाई पिछले कुछ डिकेड्स हम बोल रहे थे अफ्रीका एशिया की ग्रोथ स्टोरी है, बट इन द कमिंग टाइम इट इज गोइंग टू बी अफ्रीकाज ग्रोथ स्टोरी। आने वाले टाइम में ये अफ्रीका की ग्रोथ स्टोरी होगी। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट अफ्रीकाज ग्रोथ स्टोरी, देयर आर कंट्रीज जिसमें नाइजीरिया एक इंपॉर्टेंट मेंबर होगा, और नाइजीरिया एक लीडिंग कंट्री होगा। नाइजीरिया इज, यू कैन से, मोस्ट पॉपुलेटेड अफ्रीकन नेशन। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पे। पॉपुलेशन का मतलब आपके लिए बहुत अच्छा मार्केट पोटेंशियल है, एंड इंडियंस आर डूइंग रियली गुड इन अफ्रीका व्हेन इट कम्स टू ट्रेड बिजनेस एक्टिविटीज। तो वो हम ऑलरेडी काफी अच्छा संभाल रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखिए, ऑलरेडी हमसे पहले वहां पे एयरटेल, बजाज, सिप्ला, टीवीएस, टाटा, ये ऑलरेडी हैं वहां पे। वी आर ऑलरेडी देयर इन होटल इंडस्ट्री अफ्रीका के अंदर, रिलायंस वगैरह ऑलरेडी है। अगर आप प्रेजेंटली देखें इंडिया नाइजीरिया को, तो हमारा बायलेटरल ट्रेड अभी $7.9 बिलियन का है। बट पॉइंट इज दिस, वी आर इंटरेस्टेड देयर। हाइड्रोकार्बन्स वो एक ऐसा एरिया है जो हम वहां से ले सकते हैं। इंडिया को आज की डेट में जो ग्रोथ रेट हमारा चल रहा है, वी नीड एनर्जी, जितनी हो जाए उतनी एनर्जी आपको चाहिए, क्योंकि आपकी डिमांड बढ़ती जा रही है। ऐसे में यू नीड टू डाइवर्सिफाई इट। तो नाइजीरिया से अगर तेल आ जाए, क्या प्रॉब्लम है? दैट इज द आइडिया। ओके, सो काफी अच्छा हमारा पोटेंशियल है साथ में ट्रेड करने का। एरियाज ऑफ ग्रोथ अगर आप बात करेंगे, हाइड्रोकार्बन इज वन एरिया वेयर वी कैन वर्क टुगेदर, इंफ्रास्ट्रक्चर इज अदर एरिया वेयर वी कैन वर्क टुगेदर,
एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डिफेंस कोऑपरेशन, अब ये नया फील्ड है जिसके अंदर जो है नाइजीरिया इंटरेस्टेड है, दे आर अपग्रेडिंग देयर डिफेंसेस, क्योंकि उनको थ्रेट है बोको हरम से और बाकी जो पायरेसी की प्रॉब्लम वहां पे होती है। तो इंडिया कैन प्रोवाइड दैट डिफेंस सप्लाई, वी कैन ट्रेन देयर पीपल, हम उनको रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, ये सब के लिए हम रेडी हैं। दैट इज हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट टू दैम। इकोनॉमिक चैलेंजेस डेफिनेटली वहां पे रहेंगे, क्रिटिकल फॉरेन एक्सचेंज शॉर्टेज नाइजीरिया की रहती है, ओके और उस केस में अगेन इंडिया हेल्प कर सकता है विद लाइन ऑफ क्रेडिट, बेटर अरेंजमेंट हम लेके आ सकते हैं, आप असेंशियल गुड्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब एक चीज समझिए, नाइजीरिया के पास क्रूड ऑयल तो है लेकिन वहां पे पेट्रोलियम प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम क्रूड चाहे वहां से ले लेंगे और इंडिया से हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल से आप अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हो, वो सब जो है वापस नाइजीरिया को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दैट इज द आइडिया एंड वी कैन गो फॉर रूपी बेस्ड ट्रेड। आप रुपी ट्रेड के ऊपर फोकस कीजिए एंड दे विल बी रेडी फॉर दैट। तो जो हमारी डॉलर के ऊपर डिपेंडेंस खत्म हो जाएगी, वो एक बेनिफिट है, और साथ साथ रुपी भी इंटरनेशनलाइज होगा, दैट इज समथिंग अनदर वी कैन अचीव आउट ऑफ इट। ओके, तो ये सारी पॉइंट समझनी है आपको। अब हमारा हिस्टोरिकल कनेक्शन है, हिस्टोरिकल कनेक्शन गोज बैक टू 1500 एडी, जब बाबा घोर जेम मर्चेंट वो जो है इंडिया में आए थे, तो तब से हम नाइजीरिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं और काफी लॉन्ग टर्म हमारा इंटरेस्ट नाइजीरिया में हो सकता है एंड इट इज गोइंग टू बी अ गुड वन। तो ये पोटेंशियल हमें जरूर रीप करना चाहिए और इंडिया नाइजीरिया रिलेशन जो है इसीलिए एडिटोरियल भी आ गया है। चलिए, तो दिस वाज द ओवरऑल थिंग, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी हमने देख लिया किस टाइप से पूछा गया है। अब इंडिया का इन्फ्लुएंस भी अच्छा है, देखिए महात्मा गांधी के टाइम से लेके अब तक अगर आप देखेंगे काफी अफ्रीका के अंदर हमारा इन्फ्लुएंस रहा है। अब मेजर क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो शुड इंडिया कंटिन्यू टू बायकॉट क्रिकेट इन पाकिस्तान, ये डिबेट आ रही है। अब देखिए मैंने आपको पहले एक बार बताया था, वी आर लिविंग इन इंफॉर्मेशन एज, ओके, और इंफॉर्मेशन एज में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी होता है। आज दुनिया बदल गई है, आज सिर्फ फील्ड पे नहीं लड़ा जाता, आप जो है पब्लिक के साथ भी थोड़ा इंटरेक्ट करते हैं। तो वी आर लिविंग इन दैट एनवायरमेंट। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में परसेप्शन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर प्रेशर भी डालते हैं, ये प्रेशर टैक्टिक्स होती हैं। तो इंडिया यहाँ पे पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर डाल रहा है, और ये पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान की आवाम है। तो पाकिस्तान की पब्लिक ये समझे कि भाई मेजर जो कल्प्रिट है वो है पाक आर्मी, सब गड़बड़ इनकी करी धरी है, इस वजह से जो है इंडिया अच्छे रिलेशन नहीं कर सकता। दैट इज द आइडिया। तो इंडिया की जो स्ट्रेंथ मानी जाती है दैट इज सॉफ्ट पावर। अब ये सॉफ्ट पावर को जब आप यूज करोगे, वो रिलेशन को बेटर करने में भी यूज की जा सकती है और रिलेशन को खराब करने में भी यूज की जा सकती है, बिकॉज इट इज अबाउट द इन्फ्लुएंस दैट यू आर गोइंग टू हैव। मे बी पाकिस्तानीज ये समझेंगे और उनको समझ में आएगा कि पाकिस्तानी आर्मी कितना गलत कर रही है कश्मीर के अंदर, और पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर भी ये प्रेशर होगा कि भाई दे हैव टू मेंट देयर वेज। बिजनेस कैन नॉट बी एज नॉर्मल कि आप टेररिज्म भी करते रहें और साथ साथ कहें कि हम तो जी क्रिकेट भी खेलेंगे और रिलेशन भी बेटर कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। दैट इज द राइट मैसेज दैट वी आर गिविंग एंड पब्लिक इज नॉट आउट ऑफ द नेशन। तो अगर हम बात कर रहे हैं, ये इंडियंस को भी समझना चाहिए। कुछ कुछ लोग बोलेंगे कि भाई क्रिकेट और पॉलिटिक्स को साइड में रखें, भाई नेशन के साथ हम भी तो लिंक्ड अप हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर कुछ पॉलिसी ले रही है, कुछ सोच समझ के ले रही है, एंड द नेचर ऑफ वॉरफेयर हैज चेंज्ड, दैट इज द बिग आइडिया। तो वो हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं समझना होगा, इट्स अ राइट स्टेप। थिंग्स कैन नॉट बी एज नॉर्मल, चीजें बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं रह सकती, दैट इज द बिग आइडिया। ओके, सो आगे चलते हैं यहाँ पे। देन मेजरली देखिए ये SDS वीजा मूव हिट स्टूडेंट्स, तो कनाडा ने जो है थोड़ी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे बढ़ा दी है, अब इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, वीजा रिस्ट्रिक्शन बढ़ जाएगी, तो जो कैनेडियन ड्रीम था वो कुछ लोगों का खत्म हो जाएगा। और इंडियन स्टूडेंट्स दे वर द मेजर यूजर्स ऑफ दिस वीजा टू गो टू कनाडा एंड इम्प्रूव देयर लाइफ। तो काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है इस वीजा स्कीम का था, कुछ लोग काफी ज्यादा जाते थे एंड दिस हैज बीन स्टॉप्ड हियर। प्राइमरीली रीजन इज दिस, कनाडा इज आल्सो सफरिंग फ्रॉम इकोनॉमिक क्राइसिस। अगर आप कनाडा का देखेंगे तो उन वहां पे इकोनॉमिक सिचुएशन थोड़ी डाउन चल रही है, दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। ओके, एंड इन दैट सिनेरियो, उस सिनेरियो के अंदर जो है इस टाइप का स्टेप आना, इट वाज क्वाइट ऑब्वियस, ये आना ही था, ऐसा बोल सकते हो आप। ओके,
तो ये एक्सपेक्टेड था, आना था और आ गया यहाँ पे। सो दैट इज द बिग आइडिया अबाउट इट। अब इसके अंदर जो की पॉइंट समझना है आपको, कब ये नॉर्मलाइज होगा वी डोंट नो, बिकॉज इट इज द डिसीजन दैट दे हैव टेकन बेस्ड ऑन देयर इकोनॉमिक सिनेरियोज। हाँ, इंडियन स्टूडेंट्स को ये बिल्कुल हिट करेगा, डेफिनेटली इट विल हिट इंडियन स्टूडेंट्स, बट इसका एक पॉजिटिव आप देखेंगे, इट विल स्टॉप ब्रेन ड्रेन। तो ये ब्रेन ड्रेन को स्टॉप करेगा। और दूसरा अगर नेगेटिव देखेंगे तो इसका इम्पैक्ट होगा कि भाई कितनी एम्प्लॉयमेंट और आपको जनरेट करनी पड़ेगी, दैट इज समथिंग दैट वन हैज टू टेक केयर ऑफ। और स्पेसिफिकली पंजाब, ओके, एंड पंजाब में नौकरियां नहीं उतने लेवल पे आ रही हैं, तो ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम यहाँ के लिए आ सकता है। अदरवाइज इट्स अ वेरी, यू कैन से, सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स कि उन्होंने ऐसा किया है। तो ट्रम्प 2.0, नो नीड टू वरी येट। अब ये बोल रहे हैं देखो ट्रम्प के आने से होगा क्या, ट्रेड वॉर स्टार्ट होगा। और अगर जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि चाइना सबसे पहले टारगेट किया जाएगा, फिर जापान को टारगेट करेंगे और फिर तीसरा नंबर इंडिया का आएगा। तो ट्रम्प ने बहुत स्टेटमेंट्स ऐसी दी हैं, उन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो टैक्स करके और बाकी चीजें करके सिस्टम को एक्सप्लॉइट करता है और अमेरिका के लिए वो सही नहीं है। ये उनका टेक है। बट इंडिया का नंबर अभी थोड़ा बाद में आएगा। तो उन्होंने पहले बोला है कि इंडिया इज अ मेजर टैरिफ एब्यूजर, दे हैव हाईलाइटेड दिस। अब India's share in US import, it increased from 0.9% to 2.8% by 2030, oh sorry 2023. और US import from India grew at this particular rate 10% से जो है उनका ज्यादा बड़ा है। तो that's why he is more serious and concerned about this. अब देखिए, एक बात आपको समझनी है, प्रेजेंट करंट ट्रेड एनवायरनमेंट कैसा है। एक तरफ हम बात कर रहे हैं इंडिया पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, ओके। तो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क अगर आता है उसके अंदर तो यूएस लेड आइडिया है ना, वहां पे अगर हम इस ट्रेड को मर्ज करेंगे तो बढ़िया चीज है। वो तो यूनाइटेड स्टेट्स ने ही प्रपोज किया था, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, ओके। और दूसरी चीज अगर आप देखेंगे तो इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाहे आप इसको देख लें, यहाँ पे भी जो है यूएस का ही एक मेजर आइडिया था। तो ऐसे में यूएस के लिए इन सब कमिटमेंट से पीछे हटना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो अभी इंडिया जैसे लाइक माइंडेड कंट्री के साथ आई डाउट कि वो प्रोटेक्शनिज्म को लेके आएंगे या ट्रेड वॉर शुरू करेंगे। एक थोड़ी बहुत कुछ आइटम्स के ऊपर थोड़ा वो टैरिफ बढ़ा सकते हैं, बट उतना बड़ा इम्पैक्ट आई डाउट ऐसा आने वाला है, ओके। एंड दैट इज हाउ द थिंग्स आर। ऑलरेडी जो वो करना था कर चुके हैं, वीजा वगैरह वो महंगे कर रहे थे उन्होंने, वो हो चुका है। अब प्रोटेक्शनिज्म जो है वो यहाँ पे बढ़ेगा। और कॉमर्स सेक्रेटरी उन्होंने हाईलाइट किया है कि भाई चाहे रिपब्लिकन्स हो या डेमोक्रेट्स हो, सब इंडिया को सपोर्ट करते हैं, देर इज नो डाउट अबाउट इट, दैट इज द बिग पिक्चर, वही है बड़ी पिक्चर यहाँ पे। तो ट्रम्प का जो आने का ये उन्होंने स्टेटमेंट्स वगैरह दिए हैं उसका इम्पैक्ट उतना बड़ा नहीं होगा। बाकी वी हैव टू वेट एंड वॉच, एवरीवन इज ऑन वेट एंड वॉच मोड। तो दैट इज हाउ इट इज। और अगर आप एस जयशंकर की स्टेटमेंट देखेंगे, उन्होंने कहा है कि भी इंडिया इज नॉट द कंट्री जिसको वरी करने की जरूरत है, देर आर अदर कंट्रीज जिनको थोड़ा डरने की जरूरत है, इंडिया के ऊपर ट्रंप के आने से उतना बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। दैट इज व्हाट एस जयशंकर हैज सेड, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे, बॉर्डरलेस यूरोप फाइट्स ब्रेन ड्रेन एज टैलेंट हेड्स टू द वेल्दियर नॉर्थ। अब यूरोपियन यूनियन इन्होंने बनाया, सिंगल मार्केट बनाया, एंड नॉट जस्ट दैट, वीजाज बॉर्डर मतलब वीजा फ्री कर दिया है एक दूसरे के लिए, इट इज जस्ट लाइक वन नेट इकोनॉमी। लेकिन होता क्या है, जो ये ईस्टर्न पार्ट है, दे दे आर फेसिंग दिस ट्रबल बिकॉज यहां से टैलेंट और पब्लिक वो बाकी एरियाज में जा रही होती है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, नीदरलैंड के अंदर काफी बाहर से लोग आ रहे हैं, ओके। और इस वजह से नीदरलैंड में राइट विंग लीडर आ रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि दे विल ऑल्सो थिंक अबाउट पुलिंग आउट नीदरलैंड फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। क्यों, लोकल्स को यहाँ पे जरूर खतरा हो रहा है और ये सबके लिए प्रॉब्लम है। जो कंट्रीज जहां से लोग माइग्रेट करके नॉर्दर्न यूरोप की तरफ जा रहे हैं, दे आर फेसिंग दिस इशू कि भाई उनको टैलेंट की शॉर्टेज हो जाती है, ठीक है, उनके कंट्री से जो है टैलेंटेड लोग दूसरे जगह चले गए, और जहां वो जा रहे हैं वहां के लोकल्स इनसिक्योर फील करते हैं, और वहां पे राइट विंग पॉलिटिक्स जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है। तो नीदरलैंड का मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ये सिर्फ नीदरलैंड नहीं है, बाकी जगहों पे भी देखने को मिला है, राइट विंग पॉलिटिक्स इंक्रीज हो रही है। और दिस इज हाउ द थिंग्स आर। अब नाउ दिस हैज पुट अप अ डाउट, अ क्वेश्चन मार्क ओवर एग्जिस्टेंस ऑफ यूरोपियन यूनियन, कि ऐसा ना हो जाए अगर इसको
कंट्रोल नहीं किया, सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं की, डेवलपमेंट नहीं की, तो ये सिचुएशन इस तरीके की आएगी कि यूरोपियन यूनियन टूट सकता है। आप देखिए, ब्री एग्जिट हुआ है, ब्रिटेन यहां से आउट हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता है। जब ब्री एग्जिट हुआ 2019 में, वो कंक्लूड उन्होंने किया यहाँ पे सब कुछ, ब्रिटेन जैसी बड़ा कंट्री यहाँ से यूरोपियन यूनियन से आउट होना, ये बहुत बड़ी चीज था। और वैसा बाकी कंट्रीज भी फॉलो कर सकते हैं। सो दैट इज हाउ अलार्मिंग दिस कुड बी, एंड वी शुड हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली, बिकॉज हमें भी ये इम्पैक्ट करेगा। क्या ये डी ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत है? ठीक है ना। जब ग्लोबलाइजेशन चल रहा था, कंट्रीज साथ आ रहे थे। आज कंट्रीज एक दूसरे से जुड़ जा रहे हैं। तो इंटरनेशनल भी अगर आप देखोगे तो इंटरनेशनल बॉडीज अब उतनी इफेक्टिव नहीं है, डब्ल्यूटीओ उतना इफेक्टिव नहीं है। कंट्रीज आर प्रेफरिंग रीजनल ट्रेड, एक दूसरे के साथ, लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ वो ट्रेड करना चाहते हैं। और यूरोप के अंदर सभी यूरोपियन कंट्रीज के डेवलपमेंटल जो एस्पेक्ट्स हैं वो सेम नहीं है। नॉर्दर्न जो यूरोप है, दे आर क्वाइट वेल ऑफ, और सदर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोप जो है, वो वहां पे अभी भी जो है उतने बड़े लेवल की चाहे पावर्टी नहीं होगी, बट उधर प्रॉब्लम्स हैं, बहुत बड़ा गैप है। तो ये एक बड़ी समस्या लेके आ सकता है, दैट इज व्हाट इज हाईलाइटेड हियर। अब आगे चलते हैं। सो ऑन दिस पेज देर इज नथिंग, कुछ खास नहीं है इस पेज के ऊपर, ओके। एंड विल डायरेक्टली मूव टू द इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज की बात करेंगे तो यहाँ पे इंडिया नेपाल रिलेशन की बात की है। अब देर इज अ पर्सन इन ऑपोजिशन, प्रचंड, ही स्लैम्स ओली। ओली इज द प्राइम मिनिस्टर, और इन्होंने जो है क्रिटिसाइज किया है। अब देखिए, ये ओली वही हैं जिन्होंने प्रॉब्लम हाईलाइट और प्रॉब्लम क्रिएट की थी रिगार्डिंग काला पानी। And this Kala Pani dispute, it is there between India and Nepal. This territory is there with India. और ये ओली ही थे जिन्होंने इसको पब्लिसाइज किया था। नॉट जस्ट दैट, इन्होंने नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया, ठीक है। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके उसके अंदर मैप डाला नेपाल का, विच इज शोइंग दिस एज टेरिटरी ऑफ नेपाल। ये इनका क्लेम किया, और इन्होंने मैप में डाल दिया कि ये नेपाल के पास है। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या होगी फ्यूचर के अंदर, इफ वी विल बी सेटलिंग दिस, ओके, फ्यूचर में अगर कोई सेटलमेंट होती है, तो उसका मतलब है नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा। और नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन इतनी आसानी से अमेंड नहीं होता है, किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन आसानी से अमेंड नहीं होता है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। So Mr. Oli, he has made the overall thing very complicated. That is the big trouble he has brought in. Overall, Nepal is dependent on India. वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है बहुत चीजों को लेके, ओके, एंड ही हैज टू अंडरस्टैंड दिस। और जैसे ही प्रचंड बोल रहे हैं, ही इज ऑल्सो राइट, ही सेइंग दैट कि भाई बैलेंस आउट करके चलना है। बट ये जो चाइना कार्ड खेलने वाली चीज है, ये चाइना कार्ड खेलना, ब्लैकमेल करना, ये मोदी के साथ चलता नहीं है। तो रियलिटी में बता रहा हूं, मोदी इज अ रियलिस्ट, ओके, ही डजंट केयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स, दैट इज व्हाट द बिग आइडिया इज। तो ये पूरी की पूरी डिबेट है जिसको, जो यहाँ पे चलेगी इंडिया नेपाल रिलेशंस को लेके। और थिंग्स शुड नॉर्मलाइज, चीजें जो है वो नॉर्मलाइज हो जाए, उससे बेटर कुछ नहीं है। एंड इफ थिंग्स गो लाइक दिस, दैट इज नॉट इन इंटरेस्ट ऑफ बोथ द नेशंस, दोनों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, ओके। सो दैट इज व्हाट द बिग पॉइंट इज। ये सारी बातें हैं जो आज के अखबार में आई हैं। सो दिस इज व्हाट वी हैव फॉर टुडे। यही थी आज का हमारा सेशन। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। Thank you very much. You can join the Telegram group. The mind maps and other things will be shared in the Telegram group. आप जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, एंड विल प्रोवाइड यू विद द मोर कंटेंट, और कंटेंट आपके साथ शेयर किया जाएगा। सो दैट इज समथिंग वी हैव फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।